नमस्कार सुमित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। धन्यवाद आपके चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। सर ये बताइए कि ये जो कुणाल कामरा कॉमेडियन है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। जिस स्टूडियो में उसने एक कार्यक्रम अपना रिकॉर्ड किया था जिस पर बवाल मचा हुआ है, उस स्टूडियो पर भी बुलडोजर चल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, वहां पर बीएमसी पहुंची हुई है। ये पूरा मामला कैसे देखा जाए इसको? सी अंजू जी, कुणाल कामरा वैसे भी बिलो द बेल्ट वाला कॉमेडियन है जिसका एक पॉलिटिकल बायस है। पॉलिटिकल बायस होना कोई गलत बात नहीं है। मैं एक पक्ष के प्रो में हूँ, एक पक्ष के विरुद्ध में हो सकता हूँ, लेकिन एक कॉमेडियन ने खुद की एक रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए। उसके कॉमेडी में एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। गंदी बातें, निचली कैटेगरी की बातें वो नहीं होनी चाहिए। अब इसने गद्दार बोला, रिक्शा वाला, यानी इस तरह से पूरा हिंट किया जैसे एकनाथ शिंदे के ऊपर डायरेक्ट अटैक था उसको गद्दार प्रूव करने के लिए। उस तरह की उसने पूरी एक पोयम बनाई थी। ओके, तो द सीन इज के इसके पहले मैं कुछ फोटोज देखे हैं। संजय राउत और कुणाल कामरा भी साथ में, दोनों के फोटो दिखे हैं। और एक मीम भी घूमने लग गया है कि कुणाल कामरा और संजय राउत का एक बेटा है और वो है पेंगुइन, और वो लोग दोनों पेंगुइन को बचा के संभाल के बड़ा करने की जिम्मेदारी उठा ली है। तो ऐसे मीम भी घूमने लग गए। तो अब वेदर उसमें नेचुरल है कि शिव सैनिक को गुस्सा आएगा, शिव सैनिक बौखला जाएंगे कि क्या हो रहा है। और ऐसे बोले तो ये सही भी है। अब जैसे आप नागपुर देख रहे हैं, नागपुर में सिर्फ थोड़ा कुछ बातें हुई छावा मूवी पर से तो आगजनी हो गई, पूरा धमाल हो गया। आप तो जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं क्या क्या हुआ नागपुर में, क्या नहीं हुआ, क्या रोका, क्या क्या किया गया, क्या लेवल पे। तो अब, और जिसको लिबरल्स ने सपोर्ट भी किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, लिबरल्स ने नागपुर में पूरी वायलेंस को सपोर्ट भी बहुत अच्छी तरह से किया है कि दे गॉट एनरेज्ड, उनको गुस्सा आ गया, इसलिए राइट्स हो गए पूरे नागपुर में, जिसमें लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जला दी गई। 3 पुलिस वाले डीसीपी लेवल के लोगों को अटैक किया गया। महिला पुलिस कर्मियों के साथ जो किया गया वो तो हम बोल भी नहीं सकते। उतना अघृण कृत्य किया गया उनके साथ, और वो भी पुलिस कर्मचारी महिलाओं के साथ। तो अब यहाँ भी शिवसैनिक के अंदर एक गुस्सा आ गया होगा कि हमारे नेता के बारे में गद्दार शब्द बोलना, ऐसे सब गंदी बातें करना। तो उन लोग गए और उन्होंने वहां डांट लगाई। वो एक हैबिटेट सेंटर का स्टूडियो था, तो वहां जाके उन्होंने डांट लगाई, थोड़ा तोड़फोड़ किया है। और अब सरकार ने भी बोल दिया है, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बोला है कि इस तरह से कोई डिप्यूटी सीएम के सामने बोले तो विल नॉट टेक इट लाइटली, हम लोग भी उसके सामने एक्शन लेंगे। ये लेटेस्ट रिलीज है। तो एक तरह से एक सी चेंज आ रहा है कि एक तो लोगों की भावनाओं को इस तरह से आहत करना पॉसिबल नहीं रहेगा एक कॉमेडियन के लिए, कि वो भी ऐसे गंदे शब्दों में। आप देखिए, कुछ अच्छे कॉमेडियंस भी है जो बात करते हैं लेकिन उनकी ग्रेस रहती है, सामने वाले को इतना इंसल्ट नहीं करते। लेकिन ये जो शब्द थे एकनाथ शिंदे के बारे में काफी गंदे वाले थे, तो और उन लोग सबसे उससे भड़क के आगे सुमित पूरा जी, हुआ है। सुमित जी, और देखो रिएक्शन ये आ रहा था संजय राउत की तरफ से कि नाम नहीं लिया। नाम लेना है क्या बाकी बचा था? सब कुछ तो आप बोल गए। और ये बोल कौन रहा है? वो संजय राउत या उस उद्धव ठाकरे पार्टी के लोग जो, जब आप याद करो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो शरद पवार का भी नाम नहीं लिया था केतकी चिताले ने, या फिर वो नासिक का जो स्टूडेंट था निखिल मोरे, उसने भी नहीं लिया था, लेकिन उनको तो गिरफ्तार करके जेल में डाला गया ना। तब भी नहीं, ये इससे सब। भी बड़ी बात है। सी, केतकी चितड़े ने तो किसी का नाम नहीं लिया था। उसने तो बहुत पुरानी कविता जो पहले छपी थी वो वो सिर्फ उसने कॉपी पेस्ट की थी। ऐसा भी नहीं है कि उसने कुछ खुद बनाया था। कुणाल कामरा ने तो खुद, अब मैं आपको वही बोलता हूँ, यही अगर हम दूसरे एंगल से देखें, कल सुबह अगर आपको पता होगा कि एक स्टेटमेंट मारा गया था, एक नेवी ऑफिसर था बंबई में, वडाला साइड में, कहीं तो भी शिवरी वडाला साइड में, उसने बात की तो उसको भी तो मारपीट की थी, एक नेवी ऑफिसर को। हाँ, आप बिल्कुल। सिविलियन छोड़ दीजिए, जो देश की रक्षा करते हैं उसको ये जो वसूली वाले, खंडनी वसूली वाले जो शिव सैनिक है, उन लोग जाके उसके बाल काट दिए थे। यानी ये कि नाम नहीं लिया था। नाम तो मैं भी कल सुबह अगर कुछ उद्धव जी के बारे में, उनके जो कैलाशवासी पिता है उनके बारे में कोई और भी बोल दे, दूसरा भी एक बंदा था, हाँ, उसका हैंडल भी चलता था, ट्विटर हैंडल, एक उसने तो एक एक बकायदा फोटो के स्टूडेंट था साथ। ना,
स्टूडेंट था निखिल मोरे, जो बेचारा फार्मेसी का स्टूडेंट था, उसका एग्जाम भी रह गया था, उसको गिरफ्तार कर लिया था। नासिक में और हुआ था ये वहां से नासिक जुड़ा, में हुआ था। हाँ नासिक में, और बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी मुश्किल से उसको जमानत मिली थी, उसका 1 साल भी बर्बाद हो गया। यस। तो खुद तो ये सहन नहीं करते और दूसरों को कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। आप भी तो वही कर रहे थे, कंगना रनौत के साथ क्या किया था आपने? और उसमें तो कंगना के बारे में जो शब्द बोले थे अंजू जी, आपके दर्शक भी आपको बताएंगे कि ऐसे शब्द कोई भी सभ्य इंसान, फिर वो मैं हूं या आपके परिवार के लोग या आपने जितने दर्शक, पुरुष दर्शक और जो महिला दर्शक हैं उनके परिवार के लोग, वो एक महिला के लिए इस तरह का एकदम घिनौना शब्द कभी प्रयोग नहीं करेंगे। और मीडिया में तो अगर कोई लोग जो थोड़ी बहुत भाषा में थोड़ी दोस्तों के बीच में होती भी होगी, तो जब मीडिया में होते हैं तो वो इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करते, इवन दूसरे पुरुष के लिए। आप संजय राउत ने अगर ये बोला तो उसने मोदी जी, अमित शाह जी के बारे में किस तरह के गंदे शब्द बोले हैं? हाँ, उद्धव ठाकरे ने किस तरह के गंदे शब्द बोले हैं मोदी जी के बारे में? अमित शाह के बारे में बोला था कि वो तो अहमद शाह, आदिल शाह, अमित शाह, ये सब क्या बताना चाहते? अब उन्होंने तो नाम लेके बोला था उद्धव ठाकरे ने। और मजे की बात है, अगर आप फैक्ट भी बताएंगे ना कि ये हुआ है, कल सुबह में अगर एक स्क्रीनशॉट डाल दूं बकायदा न्यूज में से कि शिवसेना का कोई रोल नहीं था बाबरी मस्जिद में, ओके, उन लोग तो निकल गए थे ईगो क्लैश करके, बाल ठाकरे को मुफ्त में क्रेडिट मिली तो भी तोड़फोड़ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये तो दिखावा है कि नाम नहीं लिया, नाम लिए बिना तो हम लोग भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। और कुछ चीजें तो बोली भी जाती है, लोगों को संभालना पड़ता है कि भाई ये सब मत बोलो, पिटाई हो जाएगी, जबकि वो सच भी है। तो ऐसे वाली चीजें हैं। बाल ठाकरे के इवन कम्युनिस्ट के स्टेज पे जाके उन्होंने भाषण दिए हैं, ओके। तो वो सब जिसने डाला था, एक लिमय करके लड़का था ट्विटर पे, उसकी भी पिटाई कर डाली थी। कोर्ट में गया, उसका नाम होल्ड अप किया तो उसका नाम निकलवा के उसके ऊपर उसको मारा था कोर्ट के बाहर, उसके मुंह पे काली स्याही फेंकी थी। तो ये तो उन लोग करते, जबकि फैक्ट डाला था, फोटोग्राफ से, पब्लिक फोटोग्राफ से। तो ये तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स है कि भाई नाम नहीं लिया तो सब चलेगा। भैया नाम नहीं लिया तो बहुत कुछ चलेगा, तो तुम भी सहन करना सीख लो, आगे बहुत कुछ हो सकता है। पर सुमित जी, अभी बीएमसी चुनाव सिर पर है और हम जानते हैं उद्धव ठाकरे गुट जो है वो किस तरह से डेस्परेट है कि बीएमसी में वो फिर से आ जाए। उनको लगता है पिछले 20-25 साल से जो उनका वर्चस्व है वहां पर उस पर कुछ नुकसान ना हो, लेकिन उनको पता है कि शिंदे, असली शिवसेना तो शिंदे की है। तो क्या ये माना जाए कि इस तरह की कविताएं लिखवा कर क्या कोई पेड कैंपेन शिंदे के खिलाफ चला रहा है उद्धव ठाकरे गुट? सी, इसमें दो थियरीज अभी फ्लोट हो रही है। एक जो आपने बोला कि ये पूरा जो वायलेंस है ये पूरा उद्धव ठाकरे ने कराया हो और ब्लेम जाए एकनाथ शिंदे पर, जिससे उसकी बदनामी हो, ये एक पहली थियरी है। मैं ये थियरी में पूरा विश्वास अभी तक, जबकि डेटा आना है, क्योंकि कौन अरेस्ट हुआ है, उसका किसके साथ अलीजियंस है, उसके बिना ये थियरी 100% सही नहीं भी हो सकती। और दूसरा, जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है, ओके, उससे ऐसा भी एक फीलिंग आ रहा है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एकनाथ शिंदे के खुद के लोग भी हो सकते हैं जो जाके ये थोड़ा डांट लगाई हो, थोड़ा जो तोड़-फोड़ शिवसेना की। के भाषा में इसको है ना शिव प्रसाद बोलते थे, ओके, ये संजय राउत ने भी बोला है शिव प्रसाद देंगे हम। तो ये शिव प्रसाद उन्होंने भी दे दिया थोड़ा कुणाल कामरा को। तो ये दोनों थियरीज चल रही है, अब टाइम ही बताएगा कि कौन सी थियरी सही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा तो नहीं है कि लोगों आइडियोलॉजी सेम है। आप देखिए राज ठाकरे का भी आप देखेंगे, थोड़ा भी गुस्सा हो गया उसके लोग मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। हाँ, पहले शिवसेना जो ओरिजिनल बाला साहब की शिवसेना थी उसमें भी तोड़फोड़ बहुत चलता था। तो अब ये पूरा रिवाइवल चल रहा है, ये भी एक थियरी है कि क्या चल रहा है। ये ऐसा तो नहीं है कि शिंदे इज ऑल्सो ट्राइंग टू शो दैट ही हैज अ पावर इन, उनका एक मुंबई में एक वर्चस्व है, क्योंकि शिंदे का टेक्निकली कोई वर्चस्व है ही नहीं मुंबई में। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके लोग ये सब कर रहे हो जिससे कि लोगों को पता चले कि मुंबई में सिर्फ राज ठाकरे नहीं है, शिंदे सेना के भी लोग हैं जो जिसके पास स्ट्रीट लेवल पे पावर है और जो चीजें एनफोर्स कर सकते हैं। तो ऐसी ये भी एक थियरी चल रही है बाजार में। पर सुमित जी, जो कुछ हो रहा है और उस पर जिस तरह से इंडी गठबंधन या कहे एनसीपी या उद्धव ठाकरे गुट या कांग्रेस रिएक्ट कर रही है,
उनको तो अपनी गिरेबान में खुद झांकने की जरूरत है। शरद पवार के बारे में तो हमने बात की कि उनका नाम भी नहीं लिया था, फिर भी दो दो लोग अरेस्ट हुए थे। और अभी अगर आप तेलंगाना की बात करें तो वहां के सीएम ने तो दो महिला पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया, और फिर ये भी कहा कि अगर उनके परिवार के खिलाफ कोई लिखेगा तो उसको बीच सड़क में नंगा करके मारेंगे। ये तो तेलंगाना के सीएम कह रहे हैं। तो उसमें कोई नहीं देखता कि वहां पर भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर कुणाल कामरा को अभिव्यक्ति की आजादी है तो बाकी लोगों को भी तो होगी कि नहीं? आप वो छोड़िए, आप अर्नब का देखिए, अर्नब ने कौन सा झूठ बोला था। अर्नब ने जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में एज अ जर्नलिस्ट, और जितने भी आप भी जर्नलिस्ट है, एक कोई स्टोरी लेके उसके ऊपर परस्यू करना जर्नलिस्ट का धर्म होता है, उसकी ड्यूटी होती है। ओके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के तरफ। एक भी लिबरल ने वो मैटर उठाया नहीं कि सुशांत और दिशा का कैसे मर्डर हुआ। ओके, एविडेंस भी साफ कर दिए गए। एक ही बंदा था जर्नल पूरे मीडिया में जिसने इसके ऊपर बात की, और वो कौन था? अर्नब गोस्वामी। और ये कौन बोल रहा है उसके बारे में कि उसने वो राइटफुली लिया है? राजदीप सरदेसाई ने एक पब्लिक इवेंट में बोला कि अर्नब ने करना चाहिए था, बराबर किया। तो अब वो अगर कर रहा है तो उसको भी अरेस्ट किया गया। उसके यहाँ तो सुबह का इतना बड़ा जर्नलिस्ट, इतना बड़ा एडिटर, इतनी बड़ी चैनल, उसमें पूरा चैनल निकल के मुंबई से छोड़ के, हेडक्वार्टर्स छोड़ के अब वो नोएडा शिफ्ट हो गया। एक पूरी बिजनेस चला गया। वो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तो इन लोगों के, ये कांग्रेस के और लेफ्ट के और ये उसके साथ जो असॉर्टेड पार्टीज है, इंक्लूडिंग ये उद्धव सेना एंड ऑल, इसके डबल स्टैंडर्ड्स है। खुद करे तो चमत्कार, बाकी करे तो अत्याचार, ये वैसा वाला उनका डबल स्टैंडर्ड है। कांग्रेस ने खुद के टाइम में क्या कुछ नहीं किया है, क्या बिल्कुल। कुछ नहीं किया। अन्ना हजारे से लेके क्या क्या हुआ है, उनको अरेस्ट किया, बाबा रामदेव को रात को मार मार के भगाया। तो उन लोग खुद करे तब सब चलता है। और सबसे मजे की बात है, जो बिकी हुई मीडिया है, अब पता नहीं उसको गोदी मीडिया बोलना चाहिए या चमचा मीडिया बोलना चाहिए या बिकाऊ मीडिया बोलना चाहिए, उन लोग ये बात नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट में जाता है हम्म। कि अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी तो छावा मूवी में भी थी, जो कि किया तो क्या आग लगा दी। तो क्या उसके उसके बारे में बात कीजिए कि अभिव्यक्ति की आजादी तो वहीं भी वहां भी होती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स है। लिबरल मीडिया, या जो हम बोलते हैं लिबरल लोग हैं, लिबरल हम्म। पार्टीज, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, उनके डबल स्टैंडर्ड्स है कि खुद करे तो सब चलेगा। हम लोग तो भाई देश बचाने का काम करते हैं। और अगर मैं आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बोलूं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में भी नहीं है, आर्टिकल 19(2) में दे आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी हम कुछ बिल्कुल भी बातें नहीं कर सकते। ये भी भाई लोगों को आपकी, बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मेरी अभिव्यक्ति की आजादी वहीं तक है जब तक कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाऊं। मैं, अगर मुझे ये आजादी मिली है, ये अधिकार मिला है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं ऐसी बातें ना बोलूं जिससे सामने वाले को का दिल दुखे। तो ये एग्जैक्टली। का पालन तो उनको भी करना चाहिए। आप ये सोचिए कि संजय राउत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो शिंदे के लिए करते थे जब वो पार्टी में तोड़फाड़ हुए थे। लाशें उसके आएंगी वहां बाद से, में भी ताबूत आएंगे, उसके बताइए। उसके बाद में भी देखिए, इलेक्शन तक उसने जो भाषा उसने इस्तेमाल की है, रादर उतनी गंदी भाषा भारतीय राजनीति में किसी भी राजनीतिक पर्सनालिटी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। इतनी गंदी लेवल पे गिरने का काम नहीं किया है जो संजय राउत ने किया है। अब कल सुबह इसकी पिटाई हो जाए तो अगर यही किसी ने उद्धव ठाकरे के बारे में बोला होता तो क्या हम्म। करते? तो क्या तो यही पिटाई सब हो ही जाती ना? बिल्कुल, बिल्कुल हो जाती। आपको क्या लग रहा है जो दिशा सालियान वाला मामला है जिसमें कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, दिशा सालियान के पिता की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, और सीधे सीधे कहा जा रहा है नारायण राणे की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से, कि भाई इसमें आदित्य ठाकरे का हाथ है। उसके पिता ने भी कहा है, लड़की के पिता ने, कि उनको शक है कि उसका हाथ है, उससे पूछताछ होनी चाहिए। मामले को कहीं ना कहीं मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। इस तरह से अगर ये सब शिंदे को टारगेट किया जा रहा है, सरकार में तो वही है। तो ऐसे में आपको लगता है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है उद्धव सेना की तरफ से? नहीं, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। ये थियरी हो सकती है, लेकिन ये केस में भी दम नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज कोई एविडेंस नहीं है। जिस जो भी किया कर सकते थे वो पोस्टमार्टम के टाइम में होता है।
हाउ डू यू प्रूव इट? वो सब पेपर तब के तब अगर पूरे एडजस्ट हो गए हैं, रिकॉर्ड्स एडजस्ट हो गए हैं, पोस्टमार्टम रिटर्न रिपोर्ट आया उसके अंदर सब एडजस्ट हो गया, बॉडी भी जला दिया गया है, तो अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि जहर दे के मारा हो और बॉडी गाड़ दी गई हो, कि निकाल के उसके बोन्स के पास कुछ के कोई जहर हो वो निकाल के उससे कुछ थियरी प्रूव कर सके। तो मुझे नहीं लगता ये, चलो जो भी दिशा सालियन के पिताजी कर रहे हैं उसकी बेटी को न्याय मिले उसके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अब कुछ बचा है, ये केस में कुछ दम नहीं है, ये चलता रहेगा और लोगों ने इसके अंदर भावनात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप ये देखो ना, टाइमिंग कितनी गजब है। इधर दिशा सालियान के पिताजी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचते, उधर सीबीआई 4 साल 5 साल से बैठी हुई थी उस रिपोर्ट पर, अचानक कहती है 2 मामलों में रिपोर्ट जारी करके कि नहीं, उसकी हत्या में, उसकी मौत में कुछ भी संगीन नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, बाकी सब लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। इस पर तो सवाल उठते होंगे कि नहीं? नहीं, लेकिन मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि ऐसी क्लीन चिट तो मिलनी ही थी, सिर्फ उन्होंने डिले की है। अब जो दिशा सालियन के पिताजी ने बोला है, अगर वो सत्य भी है तो भी वो कैसे प्रूव करोगे? मैं तो, सबूत आपने कोई सबूत तो पहले कोई ही तहस पुलिस नहस हो ही ऑफिसर गए को, थे ना। और पहले उन्होंने अलग स्टेटमेंट किया था, ऑफ कोर्स तब गवर्नमेंट भी इनकी थी तो क्या पता, लेकिन मैं बोलूं कि अब टाइमिंग के ऊपर थियरीज बन सकती है कि डाइवर्शन के लिए, लेकिन मैं बोलूं एक्सेप्ट फॉर अ वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा वर्ग जो अभी भी सुशांत सिंह और दिशा के बारे में थोड़े इमोशनल है, बाकी सबने एक्सेप्ट भी कर लिया कि इसके अंदर कुछ स्टोरी में दम ही नहीं है, क्योंकि डेड बॉडी कहाँ है, तब रिपोर्ट सब मैनेज हो गए थे। तो अब कैसे तो फिर अब सबूत बचा क्या मैनेज? है? कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, करना हो तो करते रहे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अब सबूत मैं तो ये पहले ही थियरी हटा रिजेक्ट दिए करता गए ना हूँ सुमित जी। सुमित जी, समय रहते सबूतों को हटा दिया गया। सीबीआई ने भी अगर ये कहा, क्लीन चिट दे दी, तो सीबीआई भी क्या करे? वो भी तो सबूतों पे चलेंगे। पूरा का वो तो पूरा क्राइम सबूत अभी सीन तो चल रहे हैं पहले ना, सबूत तो पुलिस नहीं कॉम्प्रोमाइज देने हो गया रहते था। हैं। पूरा का पूरा क्राइम सीन तो आपने पहले ही कंपनी बाग बना दिया था, सारे सबूत तो तहस नहस हो गए। तो सीबीआई भी किस एग्जैक्टली, आधार पर रिपोर्ट तैयार करती? मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि सी डेड बॉडी सीबीआई कितने लेट आई, सीबीआई हम्म। आने तक ये जो पूरा होता है, डेड बॉडी जब गिरी होती है वहां का फोटोग्राफ्स, वहां पूरा इन्वेस्टिगेशन वो आईओ ने करना होता है, बाद में डेड बॉडी जाती है पोस्टमार्टम के लिए, तब उसके अंदर क्या रिपोर्ट आता है, अगर वो रिपोर्ट भी मैनेज हो जाता है, ये पूरा जो आईओ का रिपोर्ट है वो मैनेज हो जाता है, बॉडी जला दी जाती है, उसके बाद में क्या बचा है? उसके बाद में कुछ प्रूफ, सीबीआई क्या, आप इंटरपोल को लेके आइए, आप सीआईए को लेके आइए, आप एफबीआई को लेके आइए, आप केजीबी को लेके आइए, मोसाद को लेके आइए, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सबूत ही तो नहीं है। सबूत ही नहीं है। और दूसरी तरफ नागपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद, जिस तरह से देवा भाऊ का बुलडोजर चल रहा है, उसको लेकर भी तो ये सब लोग बड़े परेशान होंगे। सी अब देवा भाव थोड़े, सी देवा भाव इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन इंटेलिजेंट डिलीजेंट पर्सन, यानी उनका फोकस पहले आप 5 साल देखिए, उनका फोकस गवर्नेंस पे था, जब 2.5 साल वो अपोजिशन में थे उनका फोकस गवर्नेंस पे था। लेकिन क्या हो रहा है, पब्लिक का डिमांड ये भी है कि यू हैव टू बी अ हार्ड हिंदुत्ववादी, और लोगों का एक्सपेक्टेशन एक हार्ड हिंदुत्ववादी का क्या है? अब देवेंद्र जी खुद एक कट्टर हिंदू है, एक बहुत ही धार्मिक हिंदू है, उसके बारे में मुझे किसी से सुनने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लोग जो उनके बहुत ही करीबी है वो बोलते हैं कि भाई इतना धार्मिक आदमी हमने नहीं देखा है, इतना कट्टर आदमी हमने नहीं देखा है। लेकिन अब जो डेफिनेशन बन गया, वो डेफिनेशन में बुलडोजर चलाओ, एनकाउंटर करो, ये करो वो करो, तो ये आदमी हिंदुत्ववादी दिखता है। उसने 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टेट में लेके आए, ओके, उन्होंने इतना स्पीड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, उसने जिस तरह से प्रोजेक्ट अटके थे वो सब जापानीज प्रोजेक्ट, जापान फंडेड प्रोजेक्ट, एज अ डेप्यूटी सीएम उन्होंने सब क्लियर करके पूरा ऑन ट्रैक डाला। जो 2.5 साल तक अटका दिया था स्थगति सरकार अपनी उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली, उसने अटका दिए थे, जिसमें हमें इंटरनेशनल रेमिफिकेशन हो रहे थे, डिप्लोमेटिक रेमिफिकेशन हो रहे थे, अपना इमेज बिगड़ गया था कि भाई ये भारत में पैसा लगाया फॉरेन बैंक्स ने तो इस तरह से अटक जाता है पैसा। वो सब सेट करके उसने महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पे ढकला और बराबर सेट किया। अब हम ये सब नहीं देखना चाहते, हम छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं। और अब देवा भाव को भी समझ में आ गया है कि भैया लातों के भूत बातों से नहीं मारते, घर तोड़ना ही पड़ेगा, और जो घर है वो तो इलीगल है,
इलीगल है। अब उन्होंने बोला है कि जो लोग होंगे पकड़े जाएंगे उनका उनके पास से दंड भी वसूली उनसे किया जाएगी, जो नुकसान है भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये सब अब उनको भी समझ में आ गया है कि भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मान रहे। तो उनका अब जो हिंदुत्व है वो धीरे धीरे लोगों को दिखने लगेगा कि वो सॉफ्ट आदमी नहीं है, ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग हिंदू। वो पता चलने लगेगा लोगों को। और दूसरा वारिस पठान, एआईएमआईएम के नेता बड़ा शोर मचा रहे हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब तो होगा ही ना, जब आप कार्रवाई करेंगे तो कुछ लोग तो मारे जाए, कुछ लोगों के खिलाफ तो आपको सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब फहीम खान है, ये तो बांग्लादेश से भी इनके तार जुड़े हुए हैं, किस तरह से अफवाहें फैलाई, वहां के मतलब वीडियोस थे उनको सर्कुलेट किया, ये सब तो इन्हीं पे आरोप है ना। नहीं, ये तो सी ये लोगों का क्या है, कल सुबह कोई आतंकवादी को मार डालिए जिसके ऊपर इनाम हो, वो लोग उसके लिए भी फातिया पढ़ेंगे और रोएंगे कि भैया इसके साथ तो अत्याचार हो रहा है, इसके तो कानूनी हक है। ओके, इसने कोर्ट में जाके, कोर्ट ने करना चाहिए, कोर्ट जाके करेगा तो बोलेगा नहीं नहीं कोर्ट गलत है, जैसे याकूब मेमन तो कोर्ट गलत हो जाती है। यानी इनको चाहिए कि इनके जिहादियों को कोई हाथ ना लगाए, उनको भारत रत्न मिले। उसके लिए कुछ भी बहाने बनाएंगे, कुछ भी रोना धोना करेंगे। याकूब मेमन का तो मजार बना डाला था, लाइटिंग कर डाली थी। आज आप बोलिए कोई अगर हिंदू, धनंजय चटर्जी करके एक हिंदू ने रेप किया था कलकत्ता में एक नाबालिग लड़की की, 10वीं उसको में पढ़ती फांसी हुई, उसकी डेड बॉडी के लिए कोई गांव का बंदा आया नहीं था। सिर्फ एक घर के अंदर उसके कुटुंब का अंदर लोग रोने लग गए, वो भी रेडियो पे सुन के, तो कोई उसको सांत्वना देने भी नहीं आया। और हूँ। यहाँ कितने लाखों लोग सिर्फ एक आतंकवादी जिसके कारण मुंबई में सबसे पहला टेरर अटैक हुआ उसके लिए आ जाते हैं। ये क्या है, ये तो उनका आतंकवादी नेचर है। दिल्ली में, आपके यहाँ दिल्ली में देखिए, वो बाटला हाउस एनकाउंटर वालों के घर पे तो कांग्रेसी भी जाके आए थे। अरे उसके तो बाद तो सलमान खुर्शीद ने यहाँ तक कह दिया था सुमित जी की सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। एग्जैक्टली सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा था, उसके कुटुंब के लिए कुछ नहीं हो रहा था, वो भी तो मर गया था बेचारा, वो भी आतंकवादियों के हाथों से मरा था। तो ये आतंकवादियों को, दहशतवादियों को सपोर्ट करने के लिए इन लोग रोज एक थियरी बनाएंगे। यानी अगर कोर्ट बोले तो भी गलत, हम करें तो भी गलत, हमने सिर्फ मरना है, ये उनका एटीट्यूड है कि तुम मरते रहो और कुछ मत करो। लेकिन चलिए सुमित जी, अब कम से कम अगर बुलडोजर नागपुर में गरज रहा है तो एक कौम है जिस जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रहती है, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो जा रहा है। क्योंकि सब लोग कह रहे थे ना कि बाबा का ट्रीटमेंट जो है वो नागपुर में होना चाहिए, तो अब देवा भाव भी उस नक्शे कदम पर निकल गए हैं, उन्होंने भी देवा पहचान भाव करनी को शुरू। भी देवा कहाँ भाव कहाँ को भी आइडिया आ गया है कि तरीके से चलाया जा रहा है बुलडोजर, ये भी नहीं कि अंधाधुंध भाई आपने अगर गैर कानूनी तरीके से घर बनाया तो चलेगा बुलडोजर। चलना ही चाहिए, उसमें क्या गलत है, चलना ही चाहिए ना। और देवा भाव ने अगर किया भी है तो लीगैलिटी चेक की है कि वहां इंक्रोचमेंट होगा, क्योंकि नहीं तो कोर्ट में से फटके उनको भी पड़ेंगे। तो देवा भाव इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन के जो ओपनली गलती करे और बाद में वो, जो कहावत है ना कि थूका चाटना पड़े। देवा भाव इज अ वेरी मेटिकुलस पर्सन, वो गलती नहीं करते, इस तरह की एकदम बचकानी सी काम नहीं करते। तो उन्होंने अगर तोड़फोड़ किया है, वहां बुलडोजर चलाया, तो उनको पहले ही उन्होंने वेरीफाई करा लिया होगा, कंफर्म कराया होगा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तभी वहां बुलडोजर चलाया होगा। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस ऑन गवर्नमेंट लैंड कैन बी डिमोलिश्ड। यानी ऐसा ये जो बोल रहा है एआईएमआईएम का नेता कि भाई नहीं कर वारिस सकते तो पठान। इलीगल, वारिस पठान तो वो नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है पब्लिक लैंड पे जहां भी इलीगल एंक्रोचमेंट्स हो, और वो गुजरात में भी हुआ है। देवा भाव ने तो एवं पूना में 900 एकड़ साफ किया है ऐसे, 900 एकड़ पूना पिंपरी चिंचवड में किया है। तो जहां लीगली आप एंक्रोच करते हो, आपका राइट ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो देवा भाव ने कुछ गलत नहीं किया है। राधा वारिस पठान गलत है कि वो जिहादियों को सपोर्ट करना चाहता है कि जिहादियों को कुछ ना हो। लेकिन एक चीज और है सुमित जी की महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। आप देखिए हर दूसरे दिन खबर आती है कि फलां जगह से फर्जी आधार कार्ड बन रहे थे, फर्जी वोटर आई कार्ड बन रहे थे। इनसे निपटना और ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको ये 2-3 एग्जांपल दूंगा अंजू जी, और आप शॉक हो जाएंगे। कांग्रेस के रूल में नेवल शिप और सबमरीन
में आग लग गई थी, ब्लास्ट हुआ था। और मुझे सुनने में आया है कि वहां थोड़े बहुत जो नेवल डॉक्स पे जो कैजुअल लेबर होता है उसमें भी बांग्लादेशी लोग घुस गए हैं। देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। आप देखिए नेवल डॉक्स के पास एक पूरा करनाक बंदर करके एरिया है। करनाक बंदर एरिया में एक जमाने में वहां अनाज की होलसेल की मार्केट चलती थी। वहां से सबको नवी मुंबई भेजा और बोला कि यहाँ हम कुछ बड़ा डेवलपमेंट करेंगे, और वहां आज आप देखिए वहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरी झोपड़पट्टी बना के रह रहे हैं। ओके, इतने सारे हैं कि पूरा जो साउथ बॉम्बे का डेमोग्राफिक्स है, डेमोग्राफिक बदल गया है। कांग्रेस ने इतनी बड़ी, कांग्रेस एनसीपी ने उतनी बड़ी वोट बैंक डाल दी है वहां। तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी, और उन लोग का रहने का एंटॉप हिल और वो पूरा जो रास्ता है वो एक टाइम में जो बीपीटी का जो मेन रास्ता था, हाँ, आज वहां ईस्टर्न फ्रीवे आ गया है। लेकिन बाजू में रिफाइनरी है, बाजू में डॉक्स है, बाजू में नेवल डॉकयार्ड है, वो सब टोटल रिस्क में आ जाता है। और वहां बाजू में समुंदर है। जैसे 26/11 के वक्त समुंदर के रास्ते से पाकिस्तानी आए थे, वैसे क्या गारंटी है कि यहाँ से लोग आते होंगे, समुंदर के पास इन लोग रहते होंगे, हमें कुछ नहीं पता है। अब तो कोलीवाड़ा में भी जो यहाँ के कोली कम्युनिटी है, जो मच्छीमार कम्युनिटी है, कोलीवाड़ा का भी डेमोग्राफिक्स चेंज होने लग गया है। तो अंजू जी, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सच में अगर इस तरह की कार्रवाई होती है जो एनक्रोचमेंट गवर्नमेंट लैंड पे इन्होंने किया है, तो फिर ये नजीर है नागपुर का मामला। और ये बुलडोजर मुझे नहीं लगता अब रुकेगा। ये बुलडोजर अब ये सारी जगह जिन जिन के नाम आपने गिनाए जहां पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है बड़े पैमाने पर, मुझे लगता है आने वाले दिनों में यही तेवर बरकरार रहेंगे देवा भाव के, और वहां पर भी सफाया होगा। आपने सुमित जी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत धन्यवाद। माता जय की, श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम।